हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कि संक्रमण तत्व जो होते हैं, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ये कलरफुल जो हम आयन देते हैं, है ना। एक कलरफुल कलरफुल आयन देते हैं। ठीक है। इसका रीजन हम आज पढ़ेंगे। इसका रीजन क्या होता है। आप जानते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, आवर्त के वे तत्व जिनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक है। ये तत्व समूह 3 से 12 के बीच स्थित होते हैं। तो ये आपको पता है कि ये संक्रमण जो तत्व होते हैं, समूह 3 से 12 जो ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच होते हैं, इनमें संक्रमण धातुओं के विशिष्ट गुण होते हैं। जैसे इसमें इनमें होती परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना। जैसे मैग्नीज हो गया, +7 तक जाता है, और +2 +3 +4 +5 +6 +7। जैसे आप कई बार देखते हैं, जो मैग्नीज +7 तक जाता है, कोई कोई +6, जैसे क्रोमियम है +6 तक होता है। जैसे आयरन के देखते होंगे आप कि Fe2+ भी होता है और Fe3+ भी होता है। ठीक है। ऐसे आप कॉपर का देखते हैं, कॉपर आपका +1 भी होता है और +2 भी होता है। ठीक है। ऐसे ये क्या होते हैं, परिवर्तनशील जो होती है ऑक्सीकरण अवस्था देते हैं। रंगीन आयन भी बनाते हैं। इनके जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन। और ये उत्प्रेरक का गुण भी रखते हैं। जैसे आप कहीं रिएक्शन में देखते हैं, एरो के ऊपर ऊपर लिखा हुआ पैलेडियम, है ना, निकेल। ठीक है। कहीं पे Fe भी लिखा रहता है। ठीक इस प्रकार से ये उत्प्रेरक का V2O5, बहुत सारे जो इनके उत्प्रेरक के गुण होते हैं। ठीक है। अब है रंगीन आयन बनाने का इनका कारण क्या है। रंगीन आयन कैसे बनाते हैं। तो तत्वों के रंगीन आयन बनाने का मुख्य कारण डी संक्रमण है। ठीक है। तो जब लिगेंड क्षेत्र प्रभाव होता है, लिगेंड लिगेंड क्षेत्र प्रभाव होता है ना। जब लिगेंड क्या होते हैं, लोन पेयर लेकर आते हैं, लिगेंड क्षेत्र प्रभाव। तो लिगेंड जब हमारे प्रबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। तो जब ये लोन पेयर, इनके पास क्या होता है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर लेकर आते हैं, तो क्या होता है, जो डी का स्ट्रक्चर देखते हैं आप, डी में क्या होता है, डी का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, तो डी में आपका होता है 1 2 3 4 5। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर। ठीक है ना। डी के अंदर ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। और ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनको कहते हैं डीजेनरेट और ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल इनको कहते हैं। समभ्रंश कक्षक जो होते हैं, समभ्रंश समभ्रंश कक्षक भी इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं, इनकी जो आकृति होती है, जो शेप होती है, इनकी आकृति होती है, और जो इनका ऊर्जा स्तर होता है वो समान होता है। ये सब 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, DXY DYZ। ठीक है ना। DZX, और ये D² - Y²। ठीक है। इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। ये DXY होते हैं, पहला का नाम। दूसरा DYZ। ठीक है। तीसरा होता है DZX। ठीक है। और चौथा, ये चौथा जो ये है, इसका नाम होता है DX² Y²। ठीक है। और जो पांचवे का नाम होता है वो होता है DZ²। तो ये दो कक्षक, ये 3 कक्षक और ये 2 कक्षक जो होते हैं, इनकी जो लोकेशन होती है वो अलग अलग होती है। ये वाले कक्षक बनते हैं एक्सिस के मध्य बनते हैं, अक्ष के मध्य, अक्ष के मध्य बनते हैं।
ठीक है, और ये बनते हैं अक्ष पर, एक्सिस पे बनते हैं। तो अब आपने ये सोचना, अगर लिगेंड हमारा आ रहा है अक्ष के मध्य से आ रहा है, ठीक है, अगर लिगेंड आ रहा है अक्ष पे आ रहा है, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रभावित ये हो जाएंगे ना, तो इनका विपाटन क्या हो जाएगा, ज्यादा, ये ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे रह जाएंगे। अगर लिगेंड आ रहा है कहीं पे अक्ष के मध्य से, कहीं पे जो लिगेंड होते हैं वो अक्ष के मध्य से आते हैं, और कहीं पे लिगेंड अक्ष अक्ष पे आते हैं, ठीक है ना, तो इनका विपाटन हो जाता है, ये T2G और EG में टूट जाते हैं, ठीक है, ये T2G और EG में टूट जाते हैं, ठीक है, ये T2G, ये EG, इसमें टूट जाते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आगे सुनो, क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन आयन डी संक्रमण होता है। डी संक्रमण मतलब नीचे वाले डी से ऊपर वाले डी में चला जाते हैं। कैसे जाएंगे, फोटोन से एनर्जी ग्रहण करके, ठीक है, ये ऊपर वाले में चले जाएंगे एनर्जी अवशोषित करके, और क्या होता है, जब ये एनर्जी को उत्सर्जित करके फिर से अपनी मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, अधिकांश संक्रमण तत्वों के आयनों में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप समझ चुके हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, जो CFT को आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने, जब इन आयनों के चारों ओर लिगेंड आते हैं, तो केंद्रीय धातु आयन के डी ऑर्बिटल, ये केंद्रीय धातु आयन के डी ऑर्बिटल दो ऊर्जा स्तरों जो उच्च है EG और T2G में विपाटित हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, ठीक है ना, ये टूट जाते हैं जब लिगेंड आते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो, पहली बात यह है ऊर्जा अवशोषण। जब दृश्य प्रकाश इन आयनों पर पड़ता है, तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में उत्तेजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे दृश्य प्रकाश के विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। जैसे माना हमारे ये T2G नीचे है, जब उनका विपाटन हुआ तो T2G ये नीचे चले गए, ठीक है, T2G नीचे चले गए, और ये EG कक्षा को ऊपर चले गए। ये किससे हुआ, लिगेंड क्षेत्र प्रभाव के कारण ये हुआ कि लिगेंड कहाँ से आए, ठीक है, लिगेंड इस समय हमारा है वो कहाँ से आया, एक्सिस से होकर आया, तो एक्सिस पे ज्यादा फोर्स पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसलिए ये ज्यादा दूर चले गए। यहाँ ये हमारे 5 कक्षक, यहाँ पे ये 5 कक्षकों में से क्या हुआ, 5 कक्षक में से ऐसे T2G और EG बन गए, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन थे, सपोज इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पहले जो हुंड का नियम है कि पहले ये सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, है ना, पेयरिंग बाद होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ चला जाएगा, कोई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा, तो इस समय क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण, ये ऊर्जा अवशोषित करते हैं। दूसरी बात, उसके बाद क्या होगा, ऊर्जा अवशोषण के बाद रंग उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित रंग, जो पूरक रंग छोड़कर शेष प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है, जिससे हमें यौगिक रंगीन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए जो जल योजित Cu2+ है, देखो Cu+ क्या होता है, जो Q+ आयन होता है वो रंगहीन होता है, रंगहीन, ठीक है, और Cu2+ क्यूप्रिक आयन क्या होता है, ये रंगीन होता है। ये भी आप जानते हैं कि जो कॉपर का है, कॉपर 29, तो इसका ये ऑर्गन हो गया 18 और 3D और 4s, इसका 4s में 1 होता है, 3D 10 होता है, ठीक है ना। तो जब Cu+ में होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो D फुल रहता है, तो कलरलेस होगा कि नहीं, ठीक है ना। जब Cu2+ होगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो D में हमारे क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, तब 10 नहीं रहेंगे, तब 9 हो जाएंगे Cu2+ में। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, अयुग्मित, इसलिए ये कलरफुल होता है, ठीक है। आयन लाल नारंगी प्रकाश को अवशोषित कर देता है और नीले रंग का दिखता है, ठीक है ना।
अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति है, ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति है तो वे आयन जिनमें कोई अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे Sc3+, तो इसका नियम हमारा 21 होता है ना, तो ये इसका जो हो जाएगा ऑर्गन 18 हो जाएगा, ठीक है, और 3D और 4s, तो 4s में 2, 3D में 1, और ये कह रहा है कि इस कैनियम 3+, तो 3+ मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी गया, तो ये भी गया और एक ये भी गया, तो इसका डी में 0 हो जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0। डी में इसके 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जब जी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 3D 0, इसका 3D क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और Zn2+ में 3D 10 रंगीन, Zn+, बोल 2+ में तो 3D 9 हुए, है ना, 3D 10 रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें डी संक्रमण संभव नहीं होता। जब यहाँ या तो 0 है या तो फुल भरे हुए हैं, जैसे Cu+ में है, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का डी संक्रमण नहीं होता, इनका डी संक्रमण नहीं होता। अब देखो इसके नियम 3+ में अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जब डी 0 है तो संक्रमण किसका होगा? हमने शुरू में कहा कि भाई डी संक्रमण होता है, ये देखो ये डी मुख्य कारण डी संक्रमण है, तो डी में जब इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो संक्रमण कैसे होगा? डी संक्रमण, समझ रहे हैं? तो जो इसके नियम 3+ कह रहे हैं तो वो रंगहीन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे Zn2+ भी रंगहीन होता है कि उसमें क्या होता है? 3D में 10 होते हैं, 4s में 2 होते हैं, और Zn2+ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, डी में फुल 10 के 10 रहते हैं, तो संक्रमण डी संक्रमण नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे संक्रमण जो तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, वे क्या होते हैं? रंगीन आयन देते हैं। तो उसमें मेन कभी 1 नंबर का पूछा जाता है तो 1 नंबर में आपने लिखना है डी संक्रमण, समझ रहे? ये देखो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन आयन देते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन आयन देते हैं, ठीक है, रंगीन आयन दे रहे हैं तो मतलब डी संक्रमण। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे आप देखेंगे डी संक्रमण होता है इनमें, ठीक है। कि जो हमारे समभ्रंश होते हैं, डी जनरेट जो ऑर्बिटल होता है, डी का जो हमारा होता है डी जनरेट ऑर्बिटल, माने जिनकी ऊर्जा भी समान है और आकृति भी समान है, ये डी के ये 5 कक्षा, ठीक है ना। 5 कक्षा के हमने नाम भी बताया आपको कि जो पहला वाला है वो है DXY, ये DZX है ना, DYZ और ये DX² और Y², और ये है DZ²। तो ये दोनों के दोनों कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं अक्ष पर, जैसे मैंने DX² Y² बनेगा ऐसे, ये अगर ये x है और ये y है, ठीक है, x अक्ष है y अक्ष है, तो ये अक्ष पर ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। और जो DZ² है वो भी अक्ष पे बनता है, ये हमारा z एक्सिस है, तो ये भी अक्ष पे ही ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, अक्ष पे बनता है, ठीक है। और इसी प्रकार जो DXY, तो DXY ऐसे बनेगा, ये x और y है, x और y, तो ये x और y के बीच बनते हैं, x और y के बीच अक्ष के मध्य बनते हैं, ये अक्ष ये रहा और इसके मध्य बनते हैं, x और y के मध्य, ऐसे DZX, ऐसे ये अक्षों के मध्य बनते हैं। और लिगेंड आ रहा अक्ष से होकर के, ठीक है ना, लिगेंड आ रहा अक्ष के मध्य, तो जब अक्ष के मध्य आएगा तो
Eg ऊपर चला जाएगा, T2g नीचे रह जाएगा। अच्छा, अक्ष के मध्य से आएगा तो T2g ऊपर चला जाएगा और Eg नीचे रह जाएगा। तो माने नीचे के dt संक्रमण मतलब T2g से Eg में या Eg से T2g में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और ऊर्जा अवशोषित करके जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कलरफुल होंगे वो इलेक्ट्रॉन। इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो थैंक यू। आपको ऐसी थ्योरी का क्वेश्चन कई बार हमने देखा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और वीडियो को देख के लाइक और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।